नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। भारत में जितने भी समाजवादी आंदोलन रहे हैं खासे सफल रहे, लेकिन एक आरोप हमेशा लगता रहा कि वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है उसमें वर्ग को जाति विशेष के साथ आइडेंटिफाई कर लिया गया और फिर नतीजा ये हुआ कि अगड़े पिछड़ों की लड़ाई के जरिए राजनीति को समझने और समझाने की कोशिशें हुई और बिहार और उत्तर प्रदेश जिसे हिंदी पट्टी या काउ बेल्ट कहा जाता है वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से हुई। इसीलिए गाहे बगाहे जब हम चुनाव की बात करते हैं तो ये अगड़े पिछड़े या जातीय समीकरणों की बात तो हो ही जाती है। अब बिहार में चुनाव है तो वहाँ तो निश्चित हो जाती है। अब देखिए आज कैसे ये बहस फिर से चल पड़ी है 2015 में लालू जी के जरिए, और अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बाबू साहब लालू जी के ज़माने में ऐसे नहीं थे जिनके सामने गरीब जो है वो सीना तान कर नहीं चलता। उनके शब्द थे कि गरीब भी बाबू साहब के सामने सीना तान कर लालू जी के ज़माने में चला करते थे। कहने का मतलब बाबू साहब अगर राजपूत समुदाय को बिहार में कलोकियली कहा जाता है तो क्या सुकेश ये फिर से वो कोशिश है कि आप तो मुद्दों पर थे अभी तक, फिर अचानक क्या हो गया आपको? अचानक आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई कि आप बाबू साहब और सीना तान या गरीब, क्योंकि आप जानते हैं गरीब का मतलब वहाँ पिछड़ा मान लिया जाता है। देखिए मुझे लगता है कि ये फॉल्टर कर गए और इसीलिए तुरंत रफू करने की कोशिश हुई। आरजेडी की तरफ से तुरंत उसका रफू किया गया। ये कहा गया कि नहीं, वो अफसरों के लिए कह रहे थे। हम सब जानते हैं, हमने उनको बोलते सुना है कि वो क्या कहना चाहते थे। ये बहुत फेचिंग नहीं है आज की तारीख में उनके लिए। वो एक मुद्दे पे थे, वो टिके हुए थे, ग्राउंड स्वेल दिख रहा था, वो वाइब भी दिख रहा था लोगों से जो आ रहा था कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वो आगे भी इसी को मुद्दा, इसी पे टिके रहेंगे वो, मुझे लगता है। लेकिन एक मौका उन्होंने दे दिया है कि दूसरा पक्ष जो है वो सीधा सीधा उन पे आरोप लगाएगा कि ये बांटने की राजनीति में लग गए। जो पहले से उन पे आरोप लगते रहे हैं इस पूरे चुनाव के दौरान अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ये नैरेटिव रहा है कि ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। चूंकि लेफ्ट भी इस बार साथ है इसलिए एक और कन्वीनियंट तरीका बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिल गया है। तो ये मौका, और याद करिए संजीव, और इसको याद कराया जा रहा है, याद कराया जाएगा अभी बीते बचे हुए चुनाव के काल में, कि जब गरीब सवर्णों को केंद्र सरकार आरक्षण दे रही थी, मोदी की सरकार, तो आरजेडी ने इसका विरोध किया था संसद में। आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत नाराज थे। वो कह रहे थे कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है, इस विरोध से हमारा विरोध यहां बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा और कंसोलिडेट होंगे अगले हमारे खिलाफ। ये करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ये पॉलिटिकली फेचिंग था उनके लिए 2015 में, जब नीतीश और लालू दोनों मिल गए थे। तब एक नारा फिर से चला, पुराना वाला नारा जो कोलोकियली कहा जाता है वहाँ कि वोट छोड़ के तराज भी छोड़ के। मतलब अगर पिछड़ों का वोट अगड़ों से इतना ज़्यादा है, अगड़े वहाँ 16-17% हैं, बाकी जो है वो पिछड़ों के कैटेगरी में आते हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, जो भी हैं वो पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। तो वो वोट बैंक जब मिला था जेडीयू और आरजेडी का था, उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि ये लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दो। इस बार ये करने की अगर जानबूझकर चेष्टा हुई है, जो कि हुई नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रफू किया गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्लैरिफिकेशन आया है, मैं कहता हूं रफू किया गया, रफू करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक मौका उन्होंने अपने विपक्षी को दे दिया है कि वो उन पे सीधा हमला करेगा कि देखिए अभी राज आया नहीं है, बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये कंसोलिडेट नहीं करेगा। कोशिश बहुत हुई है संजीव, कोशिश बहुत हुई है। मैं बार बार जितने दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तेजस्वी ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है। वो इस MY कॉम्बिनेशन जो है वो सैचुरेट कर गया है, वो आगे ले जाना चाहते हैं। वो लालू यादव की राजनीति, उनकी विरासत को तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन उनको मालूम है कि इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये MY कॉम्बिनेशन उनको विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, वो उनको जिता नहीं सकता है। ये 2010 में वो देख चुके हैं। वो उस दिशा में आगे बढ़े थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि वो फॉल्टर कर गए हैं, जिस पे उनको घेरा जाएगा, घेरा जा रहा है। देखिए
अगर हम बिहार की बात करें तो समाजवादी आंदोलन लगातार बिहार में 1960 के दशक से ही प्रवेश कर गया था और कर्पूरी ठाकुर और उसके पहले भोला पासवान शास्त्री और इस तरह के जितने भी मुख्यमंत्री उस समाज से आए जो वंचित कहलाता था या पिछड़ा कहलाता था, तो ये उसी समाजवादी आंदोलन का प्रतीक थे, उसी का प्रतिफल थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसमें किनारा दिया जाता था पिछड़ा पावे 100 में 60, अब ये कहीं ना कहीं उस आधार को और सृजित करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि पिछले 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने, आपको याद होगा सुकेश, मोहन भागवत के एक बयान को पकड़ लिया, आरक्षण से जुड़ा हुआ बयान, और उस पर चुनाव हो गया। पर उस वक्त कॉम्बिनेशन जेडीयू और आरजेडी का था। अब आज जैसा कि आप पहले भी कहते आए हैं, हम देख भी रहे हैं, लगातार तेजस्वी कहते हैं कि गलती हुई थी पहले और उस गलती को से आगे बढ़ना है, हर समाज के अंग को साथ में करना है। तो ऐसे में जो तेजस्वी का एक आभा मंडल बन रहा था और उनकी चर्चाएं सवर्ण, पिछड़े, दलित हर वर्ग में समान रूप से हो रही थी कि कुछ नया है, कुछ अलग सा तो लगता है। क्या ये जो आभा मंडल है, वोटों के टर्म्स में हम बात करें तो ये दरकेगा और उससे कुछ लोग जो सवर्ण उनकी तरफ आते, उनमें कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति फिर आ जाएगी? एक इशू तो बनेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने शायद न चाहते हुए भी एक मुद्दा अपने विपक्षी पार्टी को पकड़ा दिया है। उन्होंने एक बड़े वर्ग को टारगेट किया था, उन्होंने पूरे युवाओं को टारगेट किया था। उसमें उनको सेगमेंटाइज करने की जरूरत नहीं थी, कौन से किस सेगमेंट से आता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उनको एक अलग पहचान दे रहा था। आप याद करिए पुराने दिनों की, आपने बात की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की, आपने बात की, तमाम लोग नारे दिया करते थे और वो दरअसल वो अवेकनिंग थी, वो जगाने की कोशिश थी। वो काल था 60 का, 70 का दशक, 80 का दशक, जब उनको जगाया गया। और एक ज़माने में 70 के दशक में तो जाति तोड़ो जो लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद लिखते हैं, नीतीश कुमार लिखते हैं, जिससे उनकी जाति का पता नहीं चलता। आप देखेंगे अधिकतर उस समय जो पैदा हुए या जो इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने अपना नाम से सरनेम हटा दिया, अपने बाल बच्चों के नाम से के आगे से सरनेम हटाया, क्योंकि ये परंपरा चली थी। बिहार इसकी जननी माना जाता था और इसमें बहुत योगदान कर्पूरी ठाकुर का था कि उन्होंने एक अलग व्यवस्था की थी। और ये कहते हैं कि लालू यादव से जो मनमुटाव था रामविलास पासवान का, नीतीश कुमार, दोनों एक साथ ही हुआ करते थे, वो इसी मुद्दे पे था, क्योंकि इन दोनों का सवर्णों से भी कोई वैसा उनका रिफ्ट नहीं था। वो चाहते थे कि उनको भी साथ लिया जाए, उनको साथ लेकर चला जाए, उनमें जो गरीब हैं उनको भी जोड़ा जाए। तो ये एक वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया था। आपने पिछली बार का हवाला दिया और मैंने कहा कि वो पिछली बार तो पे कर सकता था कि मोहन भागवत का एक बयान आया और वो टूट पड़ने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये ऐसा इनविंसिबल कॉम्बिनेशन था। और मैं बार बार कहता हूं कि तीन भुजाएं अगर हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, अगर तीन प्रोमिनेंट पार्टियां हैं, दो मिल जाती हैं तो उनको एक एज मिलता है। आप देख लीजिए बीजेपी जेडीयू जब से चुनाव लड़ी 2005 से, तो वो लगातार एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे उभरी है, क्योंकि दोनों साथ थे। आरजेडी अकेले पड़ जाती थी। 2015 में जब नीतीश आरजेडी के साथ हो गए तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन हो गया। तो वो अगर कॉम्बिनेशन वो होता तो ये सहसा आप बना सकते थे। लेकिन एक नया देश जो बनाने की कोशिश है, एक नया बिहार बनाने की कोशिश है, एक युवा प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं, करीब 2 करोड़ के आसपास 30 साल से कम आयु के लोग हैं, उसको काटर कर रहे थे तेजस्वी। उनको एक होप दिखा रहे थे तेजस्वी। क्या ये होप जो उन्होंने जनरेट किया है, क्या वो इस बयान से दरकेगा? क्या वो उनको पॉलिटिकल डिविडेंड देने के बजाय एक संशय क्रिएट करेगा कि लीजिए फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से वही आ रहे हैं। यही है आरोप बार बार कि फिर से वो करने की कोशिश करेंगे। क्या तेजस्वी कम से कम उस खांचे में नहीं आते थे, अभी तक नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी के बारे में ये लग रहा है कि ये तो पढ़ा लिखा आदमी जैसी बातें करता है और क्रिकेटर रहा है, एक्सपोजर दूसरा है, शायद ये उस तरह से नहीं है जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के नेता होते थे। लेकिन किस मजबूरी में ये बात बोली गई। लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर हम उस क्लैरिफिकेशन की बात न करें जो इस बयान के बाद दी गई। देखिए, राजपूत समाज बिहार में ऐसा समाज रहा है जो सवर्ण समाज होने के बावजूद बहुत
उसमें वोट बैंक ऐसा है जो कि आरजेडी के साथ रहा है। पारंपरिक रूप से उसमें सपोर्टर्स आरजेडी को मिले हैं और बहुत से नेता उनके साथ रहे हैं जो कि पारंपरिक रूप से आरजेडी के बहुत बड़े वोटर रहे, उसके प्रमुख नेता रहे। तो उनके बारे में ये बात कहा जाना, एक तो ये समझ नहीं आती है और शायद इसी बात को समझा गया, और समझा गया कुछ यूं कि लगा कि जैसे कुछ गलती सी हो गई तो सामने डिफेंड करने के लिए मनोज झा आए। और मनोज झा ने कहा कि देखिए, ये ऐसी बात उन्होंने कतई नहीं कही थी। उन्होंने ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, नौकरशाही के बारे में कहा। बाबू तो नौकरशाही होता है। और उन्होंने कहा कि दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि नौकरशाहों के खिलाफ भी छाती तान कर चला करते थे गरीब उस वक़्त। और नौकरशाही जो है वो सुकेश हावी है नीतीश के ज़माने में बहुत ज़्यादा। 4 नौकरशाह और 4 नेता और 4 पत्रकार यही चलाते हैं नीतीश को, उन्होंने कहा। और इसीलिए तेजस्वी ने उन नौकरशाहों के लिए कहा था, दरअसल बाबू साहब वो राजपूतों के लिए नहीं कहा था। आपको लगता है एक आइस कट करेगा ये इस तरह का? नहीं, मुझे लगता नहीं है। हो सकता है उनकी तमाम बातें ठीक हो, 4 ब्यूरोक्रेट्स चलाते हो, 4 पत्रकार चलाते हो, 4 नेता चलाते हो, वही कोटरी हो, वही चलाती हो, मैं ये मानने को तैयार हूं। लेकिन क्या सहज भाव में ये स्वीकार्य होगा लोगों को? उनको बोलते सुना है। ये मीडिया का ज़माना है, कोई बयान छुपता नहीं है। जो जिस तरीके से ये बात कही गई उसमें आपने जो कहा कि एक ज़माने में राजपूत वर्ग जो मोटे तौर पे कहा जाता है कि उनके बारे में ही बाबू साहब की करके संबोधित किया जाता है। आपने ठीक कहा, एक ज़माने में आरजेडी को वो स्वीकार्य थे। मतलब इसको ऐसे कहें कि उनको आरजेडी स्वीकार्य थी। 4 सांसद जीते 2009 में, उमाशंकर सिंह, जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, चौथे थे लालू प्रसाद यादव। 4 में से 3 राजपूत समाज से आते थे। तो ये बात सही है। लेकिन जब तेजस्वी ये कह रहे थे तो वो उस अवेकनिंग की बात कर रहे थे, वो उस मूवमेंट की बात कर रहे थे, वो वॉइस को वॉइसलेस देने की जो एक सामाजिक एक चेतना लालू यादव ने जगाई, जिसको लेकर बार बार वो कहते हैं कि जिसको जंगल राज ये कहते हैं। जब समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा कोई व्यक्ति बोलने लगा तो इन्हें जंगल राज लगा। दरअसल उनके कहने का मतलब वो था, मैंने उनको बोलते हुए सुना है, उससे वो ब्यूरोक्रेसी वाली फील नहीं आती है। वो दरअसल ये कहना चाहते थे कि उनको आवाज दी कोई पिछड़ा व्यक्ति। दृष्टांत अगर देना ही है तो फिर राजपूत समाज को क्यों? आप खुद कह रहे हैं उसका एक बड़ा वर्ग है राजपूतों के अंदर जो आरजेडी के साथ है। हो सकता है कि उसमें बहुत से लोग आरजेडी के साथ नहीं हो, लेकिन बड़ा वर्ग है जो आरजेडी के साथ कुछ है। लोग तो अगर उदाहरण ही देना है तो अपने साथियों को क्यों हम दुखी करेंगे? नहीं, कुछ लोग ये समझेंगे कि ये राजपूतों को की तरफ ये फेंका गया, कहा गया। कुछ लोग ये समझेंगे कि जो अगड़े हैं, दरअसल ये तमाम ऐसी जातियां, और आपको हमको मालूम है जो बिहार के इससे निकल के आए हैं, कि पहले ये स्थिति थी कि जो पिछड़े थे समाज में, जो दबंग जाति के लोग माने जाते थे, उनके सामने उनकी बैठने की हैसियत नहीं थी, वो चेतना नहीं थी, वो उनके अंदर मुझे याद आया, आप कह रहे थे, मैंने पहले भी कहा है कि कैसे ये पूरा मूवमेंट शुरू होता है 60 और 70 के दशक से। कि मैंने कई बार रामविलास पासवान से सुना था कि ऊंची जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और छोटी जाति की क्या पहचान, काम करे और सहे अपमान। तो ये दरअसल स्थिति थी कि काम वही करते थे, सारे समाज के काम वही आते थे, लेकिन वो ऐसे तबके के तौर पे आइडेंटिफाइड थे कि जो अगड़े के सामने बोलने की हैसियत जिनकी नहीं थी। वो जरूरी नहीं है कि वो सामने जो अगड़ा है वो ठाकुरी हो, वो राजपूत समाज से ही आता हो। वो जो फॉरवर्ड कास्ट इन जनरल कहते हैं, जो जहां दबंग था, उसके लिए ये उसकी तरफ ये इशारा हो सकता है। कुछ लोग इसको इस दृष्टि में समझेंगे, कुछ लोग इसको पूरे फॉरवर्ड क्लास का अपमान मानेंगे। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये उनका कहने का निहितार्थ न भी था, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट अगर दे भी दे, तब भी एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। अगर ये कंफ्यूजन पैदा नहीं होता तो बहुत सारी चीजों पे वो ऑफेंसिव थे, नौकरियों के मामले पे वो ऑफेंसिव थे,
बीजेपी को हमने अपनी चर्चा में कई बार जिक्र किया है संजीव, आपने और हमने, कि उनको बीजेपी को अपने टर्फ पे लाने में कामयाब हो गए। वो उनको नौकरियों की बात करनी पड़ी। वो 4 लाख हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 15 लाख तो नौकरियां हम रोजगार सृजित करेंगे, लेकिन 4 लाख नौकरी हम भी देंगे। तो वो तेजस्वी की सक्सेस स्टोरी थी कि उन्होंने फोर्स कर दिया, उन्होंने नीतीश कुमार को फोर्स कर दिया कि वो कहें कि अरे पैसे आसमान से आएंगे क्या। ये नैरेटिव चेंज होता है। आपके कहने का भाव ये ना भी रहा हो तो मैं कह रहा हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन उनके बोलने से ये लगता है कि वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं जिसमें ये बात होती थी। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो सकती शायद, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो नीतीश से, इस सरकार से नाराज हो, वो उनके स्वाभाविक वोटर बन जाए 15 साल बाद, कि 15 साल के बाद एक मौका इनको मिलना चाहिए। वो नाराज हो सकते हैं इससे। देखिए, ये जो बयान आया इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए, और बीमार हैं सुशील मोदी, लेकिन वो सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए, हमेशा अगड़ी जाति के खिलाफ राजनीति करना ही ध्येय रहा है आरजेडी का, और उसी पथ पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार में बड़ा कोलोकियली बाबू साहब यूज होता है राजपूत समाज के लिए, वही शब्द उत्तर प्रदेश में ठाकुर यूज करते हैं, बिहार में हम लोग यूज करते हैं बाबू साहब। अब ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है, इससे पता नहीं कितना नुकसान होगा या कितना लाभ होगा, लेकिन ये जरूर है कि हमने अपनी बातचीत में आज तक जाति और उसके जरिए वोट और उसके जरिए डिवीजन की इतनी बात नहीं की थी। हमने मुद्दों पर बहुत बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने मुद्दों की राजनीति कर और नौकरी को पकड़ा था, उससे सामने वाले उनके प्रतिद्वंदी विचलित हो गए थे, और वो विचलन जो है उन्हें नौकरी पर नए नए प्रोमिसेस देने के लिए मजबूर कर रहा था। अब इस आज के बयान और उसकी सफाई के बाद क्या माने कि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, या फिर माने कि यहाँ से जिनको संदेश मिलना था उनको संदेश मिल गया है, और ये लाभ और हानि राजनीतिक दलों के लिए अपने तरीके से होगा जब यहाँ से बहस जाति वाली चल पड़ेगी। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपना सहयोग समर्थन हमारे साथ लगातार बनाए रखिए। नमस्कार।